हेलो दोस्तों, ऋषि क्लासेस के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज 11th की केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है केमिस्ट्री के बारे में कुछ जानना, जैसे कि उसके क्या क्या बेसिस हैं, किसके आधार पे केमिस्ट्री को हम लोग जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्या है, यूनिवर्स है। यूनिवर्स जो होता है हम लोग जहाँ यूनिवर्स जो है ये एक क्या है, यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स कितने पार्ट में होता है? 2 पार्ट्स में होते हैं। यूनिवर्स का एक पार्ट होता है मैटर, यूनिवर्स का एक पार्ट होता है मैटर और दूसरा पार्ट होता है एनर्जी। फर्स्ट पार्ट जो होता है मैटर, दूसरा पार्ट होता है एनर्जी। फर्स्ट पार्ट मैटर को हम लोग जैसे कंसीडर करते हैं, मतलब 2 पार्ट से में पूरा यूनिवर्स बना है कि यूनिवर्स में या तो कोई चीज़ है या तो फिर एनर्जी है। 2 ही चीज़ है, उसके सिवाय पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग मैटर किसे बोलते हैं, एनर्जी तो आप लोग जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है। जैसे सन से लाइट आ रही है, वो एक एनर्जी है। एनर्जी एक वेव फॉर्म में होता है, बल्कि मैटर जो हम लोग देखते हैं, हम लोग जो सब कुछ यहाँ पर जो उपलब्ध है पूरा, वो सब क्या है, मैटर है। जैसे कि ये पेन है, जो इसने कुछ क्षेत्र एरिया को घेर के रखा है इस यूनिवर्स में। इस यूनिवर्स में जब इसने कुछ एरिया को घेर के रखा, फिर इसका कुछ द्रव्यमान भी हो गया। जब इसका कुछ द्रव्यमान हो गया तो हम लोग इसको क्या नाम दे दिए, मैटर नाम दे दिए। अब देखिए फर्दर मैटर जब होता है तो उसमें जब हम लोग स्टडी करते हैं मैटर को, तो मैटर में कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है मैटर। जैसे कि मान लीजिए कई एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हम लोग का बॉडी है, बॉडी हमारा सेल से मिलकर बना है। कई लाखों करोड़ों सेल मिलके हमारे बॉडी का फॉर्मेशन किए हैं। उसके बाद तो हम लोग उसके जब उस सेल के बारे में जानते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। लेकिन जब हम लोग एटम के बारे में जानेंगे, एटम के गुणधर्म जानेंगे, उसको अलग अलग डिफाइन करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। आइए देखते हैं जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को। तो देखिए केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन और स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम लोग पूरे केमिस्ट्री में एक ही चीज़ देखते हैं, उसके कंपोजिशन को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इस चीज़ का स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में अगर हम लोग चलेंगे तो मेडिसिन के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के मेडिसिन होते हैं जो अलग अलग बीमारियों को ठीक करते हैं। अब अलग अलग प्रकार के जो मेडिसिन है, हम अलग अलग प्रकार की बीमारियों में उसका यूजेज करते हैं। तो हमें उन अलग अलग मेडिसिन में कौन सा एटम लगा है, क्या बना है, उसके गुणधर्म क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, जब इसका हमें विस्तार से नॉलेज होगा तो हम उस स्पेसिफिक जो बीमारी होगी उसके स्पेसिफिक जो भी मेडिसिन सुइटेबल रहेगा, हम उस सुइटेबल, जैसे कि हमें बुखार हो गया। अब हमें अगर बुखार हो गया तो हम क्या करते हैं, पैरासीटामॉल लेते हैं। नॉर्मली एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक के साथ पैरासीटामॉल ले लेते हैं। जब हम एंटीबायोटिक के साथ पैरासीटामॉल लेते हैं तो हमारा क्या होता है, बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन हम पैरासीटामॉल ही क्यों ले, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पैरासीटामॉल ही क्यों ले? क्योंकि हमें पता है जो हमारे बॉडी में रिएक्शंस चल रहे हैं, उस रिएक्शन को जो तोड़ेगा वो पैरासीटामॉल ही तोड़ेगा, जिससे हमें फिर पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ बताती है, ये चीज़ केमिस्ट्री बताती है कि जो हमारे शरीर में रिएक्शन हो रही है अभी प्रेजेंट में, उस रिएक्शन को अगर हमें रोकना है या बंद करना है, जो नहीं होना चाहिए था, उसको अगर कोई रोकेगा तो पैरासीटामॉल जो हम ऊपर से लेंगे तो जाके अंदर हमारे बॉडी का टेम्परेचर और सब कुछ मेंटेन कर और उस रिएक्शन को करना बंद हो जाता है। तो हमें तुरंत रिलीफ मिल जाता है या कुछ घंटों में रिलीफ मिल जाता है उसको लेने के बाद। तो इन सबको जो छोटे छोटे जो ऐसे नॉलेज होते हैं, इन सबको जब इकट्ठा करते हैं तो जितने भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। जैसे कि देखिए आज मेडिकल के क्षेत्र में पहले लोगों को बीमारियां होती थी, थोड़ी छोटी छोटी बीमारियों में लोग एक्सपायर कर जाते थे। लेकिन आजकल मेडिकल इतना एडवांस हो गया है, केमिस्ट्री इतना एडवांस हो गया है कि हर एक चीज़ का मेडिसिन हम लोगों ने खोज लिया है और उसका उपयोग अच्छे से कर रहे हैं, हर एक प्रकार के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का, और जो भी मेडिकल दवाइयाँ हैं, जो भी हम लोग बीमार होते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हम लोग जब मैटर को पढ़ते हैं तो मैटर में क्या, मैटर किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल और एटम से। एटम और मॉलिक्यूल के फिर हमें उस मैटर में केमिस्ट्री क्या करता है, उसके गुणधर्म को, प्रॉपर्टीज को अच्छे से जानता है। जब उसके प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन को और स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छे से जब उसको जानते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए अंडरस्टैंड इन टर्म बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर एटम एंड मॉलिक्यूल्स।
एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं जो मेन पिलर हैं इसके मैटर के। तो इसको देखते हैं यहाँ पर एटम्स। अब देखिए एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है किसका, मैटर का। मैटर एटम जो है एक यूनिट है। कोई भी एटम जो होता है वो 3 पार्टिकल से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ। यहाँ पर एक कोई एटम है, यहाँ पर जो एटम है इसको जब देखते हैं तो ये एक एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा चीज़ होता है न्यूट्रॉन। एक तो होगा प्रोटॉन, दूसरा होगा न्यूट्रॉन, तीसरा जो चीज़ होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई एटम बनता है तो 3 पार्टिकल से ही मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसकी क्या होता है, न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके एक कक्षीय कोश में, मतलब उसके एक ऑर्बिटल में घूमता रहता है। और इस जो तीनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये जो तीनों के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को हम लोग जब कंबाइन करते हैं और एक वो बनता है तो हम लोग एक यूनिट बना लेते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन को हम लोग ए एटम कहेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन को हम लोग ओ एटम कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक प्रोटॉन को और एक न्यूट्रॉन वाले और एक इलेक्ट्रॉन वाले, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ये हो गया एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन। इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन लिया जाए तो हम लोग इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं हाइड्रोजन। अब जैसे एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। ऐसे ही जब 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे उसे हीलियम। उसको क्या बोलेंगे, हीलियम बोल देते हैं। तो ऐसे ऐसे हम लोग यूनिट बनाते हैं। एटम एक यूनिट होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशंस का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फेरस और हाइड्रोजन, ETC, मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या है, एक एटम है। सब एक एटम है और उनके अंदर अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्वांटिटी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। उसके मापने की जो वो है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। दूसरी चीज़ होती है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, जो मैटर के 2 ही गुणधर्म होते हैं, एक एटम से मिलके बना होता है, दूसरा मॉलिक्यूल से। और लेकिन मॉलिक्यूल्स जो बना होता है वो एटम से मिलके बना होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पर देखिए, मॉलिक्यूल्स 2 एटम के कॉम्बिनेशन, 2 या 2 से अधिक एटम के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन सिंगल है, अभी तो ये क्या है, एटम है। लेकिन इससे जैसे ही एक बॉन्ड बना के एक दूसरा हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाता है तो हम लोग इससे क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन है। ऐसे ही जैसे ऑक्सीजन का कंबाइन करता है स्वयं ऑक्सीजन से और बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मोर देन वन एटम जब खुद में जुड़े होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे O2, H2, N2, H2O, ETC। जैसे चाहे एटम खुद से जुड़े या अदर से जुड़े, हम उसे मॉलिक्यूल में ही रखेंगे कि उसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए H2O क्या है, H हो गया, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े और एक ऑक्सीजन जुड़ा है। ये ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, एक एटम है, हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन के एटम जब मिले तो आपस में एक मॉलिक्यूल बना है जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं। ये क्या है, वाटर है।
जब दो या दो से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल या वही मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, एटम जब जुड़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है दो स्टेट में। एक तो जैसे देखिए कोई चीज़ होती है उसका दो स्टेट होता है, जैसे अगर दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसके दो चीज़ होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। एक तो होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल में जैसे हम उसके बाहरी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और केमिकल में उसके अंदर की चीज़ केमिकल कंपोजिशन को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है क्या है, फिजिकल। यहाँ पर इसके फिजिकल स्टेट को हम लोग देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब इसमें जो है फिजिकल में हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन स्टेट को देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे हम लोग पानी है और पानी को गर्म करते हैं तो बर्फ़ भी बनता है, लिक्विड स्टेट में भी रहता है, और गैसीय जब उसको हम लोग गर्म कर देते हैं तो भाप के रूप में भी रहता है। तो फिजिकल स्टेट में इस तीन स्टेट होते हैं जो शो करते हैं कोई भी सब्सटेंस हो गया। हम भी फिजिकल स्टेट में तीन ही स्टेट में शो करते हैं। अभी हम सॉलिड हैं, हमें गर्म करेंगे हम पिघल जाएंगे, पिघल जाएंगे, उसके बाद और ज़्यादा गर्म करेंगे, न्यूक्लियर बम के सामने रख दीजिए, हम पता ही नहीं लगेंगे, भाप बन के उड़ जाएंगे। तो ये सब स्टेट हैं और सबकी पैरामीटर अलग अलग हैं उस स्टेट में जाने के लिए। जैसे मतलब कोई भी सब्जेक्ट, जैसे जल हो गया, अगर यहाँ सॉलिड पे है, इसको हम गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। इसको 50 डिग्री पे कर देंगे, लेकिन 50 से इसको क्या करेंगे, 100 डिग्री पे करेंगे। 100 डिग्री पे जैसे ही करेंगे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर को ही देख लीजिए, अगर हम वाटर को यहाँ से यहाँ जाने में अगर 50 डिग्री दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से यहाँ ले जाने में अगर हम 100 डिग्री बढ़ा दे रहे हैं उसके टेम्परेचर को, तो लिक्विड से क्या हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी 50 में अगर 50 और जोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे, 100 डिग्री में इसको गैस बना देंगे, किसी भी लिक्विड या H2O मतलब H2O मॉलिक्यूल, H2O को मतलब पानी को, जो भी है। लेकिन इसका जो टेस्ट है सेम रहेगा क्योंकि केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये इसके जो बांड है H2O, यहाँ जो है H और H, ये दो जो बांड है इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसके टेस्ट, कलर और सब प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस इसके खाली फिजिकल स्टेट चेंज होंगे। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इन तीनों में आपस में बदलते रहेंगे और उसमें कोई प्रकार की चेंजेस नहीं होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा चीज़ है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं जैसे कि ये हो गया मिक्सचर, किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिला देते हैं तो उसका अलग प्रोडक्ट हमें मिलके प्राप्त होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं मिक्सचर। दूसरा चीज़ है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जब एक की निश्चित मात्रा दूसरे की निश्चित मात्रा आपस में मिक्स करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। या तो उसमें कुछ मिक्स ही ना करें तो उसे भी प्योर ही बोलते हैं। जैसे कि हो गया एलिमेंट। एलिमेंट जैसे कि एटम था हमारा, एटम जैसे एटम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम में एक प्योर है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में जितने भी सारे एटम हैं सब कुछ प्योर है, पूरी तरह आपस में प्योर हैं। लेकिन कंपाउंड इसलिए प्योर सब्सटेंस में है क्योंकि इसकी मात्रा निश्चित होती है। आप कहीं भी जाएंगे इसकी मात्रा निश्चित ही पाएंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अगर हम किसी कंपाउंड को बनाएंगे, जैसे हम क्या बनाते हैं NaCl बनाएंगे तो उसमें जो Cl की मात्रा होगी और नाइट्रोजन की मात्रा मतलब सोडियम की मात्रा, दोनों की मात्रा हमें सेम लेना पड़ेगा तभी बनेगा, नहीं तो अन्यथा जो भी हम बनाएंगे उसमें जो भी ज़्यादा होगा वो बाहर आ जाएगा, उससे ज़्यादा वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि जितने Cl माइनस होंगे और जितने Na प्लस होंगे एक एक करके एक 1:1 रेशियो में जब हम डालेंगे तभी वो बन पाएंगे, नहीं अन्यथा वो सब्सट्रेट के रूप में साइड में पड़े रहेंगे और उसके स्वाद को भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हम जब कंपाउंड को बनाते हैं तो ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि रेशियो बहुत सही होना चाहिए जब भी कोई भी कंपाउंड हम लोग फॉर्मेशन करने चलते हैं। यहाँ पर देखिए अब तीसरा चीज़, इसको अब हम जो भी इस चार्ट में देखे हैं अब इसको एक एक करके देखते हैं। मैटर। अब मैटर के बारे में हमने आपको इतना सारा तो बताया ही कि मैटर क्या होता है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ भार हो। हम लोग उस सब चीज़ों को मैटर करते हैं। जो भी चीज़ें हैं, हवा, पानी, जल, हम, आप और जो भी वस्तुएं हैं सब कुछ क्या है, मैटर हैं।
इस यूनिवर्स में एनर्जी को छोड़ के जो भी चीज़ें हैं सब कुछ क्या मैटर कहलाती हैं। एनर्जी बस एक ही चीज़ है, क्योंकि वो वेव फॉर्म में होती है, इसलिए हम उसे मैटर में कंसीडर नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ हो गई मैटर देन ऑक्यूपाई। देखिए यहाँ पर लिखा ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई मतलब कि कोई भी जगह घेरने को हम लोग ऑक्यूपाई का इंग्लिश में कहते हैं, और उसे ही मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जो अभी हमने बताया है कि मैटर कोई जगह घेरता है या कोई स्थान घेरता है या उसके में भार होता है। एंड हैविंग मास, उसके पास कुछ मास भी होना चाहिए। विच कैन फेल्ट बाई आवर गिवन सेंस इज कॉल्ड मैटर। और जो ये दो प्रॉपर्टी जिसमें भी मिल जाए हम लोग हमारा सेंस उसे क्या कह देता है, मैटर बोल देता है। एग्जाम्पल जैसे पेन, कॉपी, डेस्क, ईटीसी, मतलब दुनिया में जो भी चीज़ है एनर्जी को छोड़ के सब मैटर है। मैटर इज फर्दर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरी। अभी हमने ऊपर देखा ये मैटर का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल होता है, और जो सेकंड क्लासिफिकेशन होता है वो केमिकल का क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो इसको हम लोग अब फिजिकल क्लासिफिकेशंस को अच्छे से देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशंस में जैसे हम लोग देखते हैं ऑर्डिनरी चेंज। फिजिकल क्लासिफिकेशन में ऑर्डिनरी चेंज का मतलब होता है उसके पे जो बाहरी चेंज है हम लोग उसको अच्छे से कंसीडर करते हैं। ऑर्डिनरी कंडीशन में जैसे कि हम लोग उसके कंडीशन को चेंज कर देते हैं, ऑर्डिनरी कंडीशन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम उसके क्या करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये तो चीज़ें हम लोग जैसे चेंज करते हैं। अभी हमने क्या देखा था, पानी, यहाँ क्या है H2O। H2O को हम लोग क्या करेंगे, अभी ये क्या है, आइस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। अब यहाँ जब H2O सॉलिड फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 50 डिग्री तक गर्म करेंगे। जब इसको 50 डिग्री तक गर्म करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, H2O बनेगा। H2O बनेगा और लिक्विड फॉर्म में बनेगा। यहाँ से जब हमने यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे था, 0 डिग्री सेल्सियस से हमने जब 50 डिग्री पर ले गए तो ये इसकी अवस्था क्या होगी, चेंज हो गई। ये अभी सॉलिड में था, ये मतलब हाथ में ऐसे पकड़ सकते थे इसको, लेकिन जैसे ही हम इसे 50 डिग्री तक गर्म किए इस सॉलिड क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और हाथ में रखेंगे आप पकड़ नहीं पाएंगे, इसको होल्ड नहीं रख सकते क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब लिक्विड फॉर्म को जब हमने 50 डिग्री तक गर्म किया है, फिर इसको क्या, इसकी टेम्परेचर को कहाँ तक इंक्रीज करेंगे, 100 डिग्री तक। 100 डिग्री तक जब इंक्रीज करेंगे तो ये H2O क्या हो जाएगा, H2O चेंज हो जाएगा गैस में। जब एक गैसियस फॉर्म में, यहाँ से जब इसकी टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया तो ये क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में हो गया। लेकिन एक बात और है, अगर हमने प्रेशर को 1 atm रखा तब कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम ये प्रेशर को 1 atm रखेंगे तभी टेम्परेचर काम करेगा। कि हम यहाँ H2O को 50 डिग्री गर्म किए तो यहाँ H2O लिक्विड में चला गया। लेकिन अगर हम प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ 100 डिग्री करेंगे तब जाके लिक्विड में जाएगा, और 100 डिग्री क्या 200 डिग्री करेंगे तब जाके गैस में जाएगा। अगर इस प्रेशर को भी इंक्रीज कर दिए तो, अगर प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखेंगे, जो हमारे वायुमंडलीय प्रेशर है 1 atm, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो हमें यहाँ 50 डिग्री पे लिक्विड मिलेगा। और 50 डिग्री के बाद अगर हम 50 डिग्री और इंक्रीज कर देते हैं, उसको 100 डिग्री तक पहुँचा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। ये जो 3 अवस्थाएं होती हैं किसी भी फिजिकल स्टेट के, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे हो गया सॉलिड, ये क्या हो गया, सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, और ये हो गया गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं किसी भी मैटर के, उस पर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने या घटाने के प्रभाव से बनते हैं, जो हमें देखते हैं यहाँ पर। सॉलिड को, सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड। अब जब हम लोग सॉलिड देखने आए तो सॉलिड हम जानते हैं सॉलिड क्या होता है। सॉलिड हम उसे बोलते हैं, उस चीज़ को सॉलिड बोलते हैं जिसके मतलब वॉल्यूम उसका क्या हो, निश्चित हो, और शेप भी दोनों निश्चित हो, दोनों डिफाइन किए जा सकें। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, इस पेन की वॉल्यूम क्या है, डिफाइन है। इस पेन का शेप क्या है, डिफाइन है। इसको अगर हम ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं, फिर भी इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, तो हम इसको क्या बोल देंगे, सॉलिड बोल देंगे। क्योंकि हम जब देख रहे हैं इसको तो इसके कुछ शेप बने हैं, ये शेप हमें पूरा आराम से विजुअल दिख रहे हैं। जब हमें ये चीज़ विजुअल दिख रहा है तो हम इसको क्या बोल देंगे, सॉलिड बोल देंगे। और इस सॉलिड में भी ये लिखा है, जैसे सब्सटेंस सेड टू बी सॉलिड इन ए प्रोसेस ए डिफाइन वॉल्यूम, जैसे जिसका वॉल्यूम एकदम डिफाइन है, अनडिफाइंड शेप,
दो कंडीशन होते हैं सॉलिड के लिए, डिफाइंड वॉल्यूम और डिफाइंड शेप। अगर देखिए इसका वॉल्यूम भी डिफाइंड है, इसका शेप भी डिफाइंड है, तो हम इसको किस में कंसीडर कर लेंगे, सॉलिड में कंसीडर कर लेंगे। और इसके एग्जांपल जो हैं शुगर, आयरन, गोल्ड, वुड, ETC हैं। मतलब इसके जो एग्जांपल हैं वो 3-4 आप लोग देख लीजिए। लिक्विड किसे कहते हैं, लिक्विड देखने के लिए हमें भी तो उसी 2 फैक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा जो हमने सॉलिड पे दिया था। पहला फैक्टर क्या था हमारे लिए, डिफाइंड वॉल्यूम। तो लिक्विड का वॉल्यूम तो एकदम डिफाइन होता है, उसको कहीं भी ले जाइए, कुछ भी करिए, उसका वॉल्यूम जो है एकदम डिफाइन रहेगा, क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर उसका वॉल्यूम डिफाइन है तो उसका लेकिन शेप नहीं होता है, उसमें शेप मिसिंग हो जाता है। जैसे इसमें शेप डिफाइन था, उसमें शेप नहीं रहता है, क्योंकि हम पानी लिक्विड को जिस भी आकार के बर्तन में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। अगर हम फर्श पे डाल देंगे तो पूरे फर्श पे समान रूप से वितरित हो जाएगा, और अगर हम गिलास में डाल देंगे तो गिलास का शेप ले लेगा। तो इसलिए से लिक्विड का जो शेप होता है वो बिल्कुल डिफाइन नहीं होता है। तो हम यहाँ दूसरे वो में कह सकते हैं कि जो लिक्विड होता है उसका शेप डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइन शेप एंड ए डिफाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका डिफाइन होता है, वॉल्यूम एकदम क्लियर रहता है कि इतना लीटर है। हम लोग लीटर में लिक्विड को किस में नापते हैं लीटर में। इसका यूनिट क्या होता है, लीटर। लीटर में हम लोग इसको माप लेते हैं, इसका वॉल्यूम क्या है, डिफाइन है, लेकिन इसका शेप नहीं माप पाते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ भी उसको रखते हैं जहाँ रहता हो उसी शेप को अपने आप को ढाल लेता है। जैसे हम लोग उसको गिलास में रखें, उसको तालाब में रख दीजिए, वो तालाब के शेप का हो जाएगा। नदी में डालिए, नदी के शेप में बहने लगेगा। उसको कहीं भी जहाँ रहेगा उसी का शेप वो आराम से गेन कर लेगा। तो इसलिए इसका शेप डिफाइन नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसमें ये 2 प्रॉपर्टी पाई जाएगी हम लोग उसको किस में कंसीडर करेंगे, लिक्विड में। तीसरे एग्जाम्पल जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, मर्क्यूरी, ETC। मर्क्यूरी जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोगों को लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है, तो इसलिए इसे भी लिक्विड बोलते हैं। एक मेटल है जिसको जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जैसे पहले हम लोग बुखार नापते थे तो उसमें क्या होता था, मर्क्यूरी का ही उपयोग होता था। अब तो नए नए टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक आ गए, नहीं तो पहले जो बुखार नापने के लिए यूज में लाए जाते थे थर्मामीटर, उसमें किसका यूज होता था, मरकरी का यूज होता था। एंड गैस स्टेट को देखते हैं, गैसियस स्टेट को देखने के लिए हम लोग देखते हैं इसके वही 2 फैक्टर को जो हमने इन दोनों के लिए देखे थे। इन दोनों के क्या था, डिफाइन शेप, डिफाइन वॉल्यूम और डिफाइन शेप। इसके दोनों ही डिफाइन नहीं है। नाइदर प्रोसेस एज ए डिफाइन वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम भी डिफाइन नहीं है और इसका शेप भी डिफाइन नहीं है। जिसके दोनों डिफाइन नहीं होते, जैसे गैस है। अब गैस को अगर हम इस रूम में छोड़ देते हैं, अगर हम गैस को इस रूम में छोड़ेंगे तो गैस क्या करेगा, पूरे कमरे का शेप ले लेगा, और उसका वॉल्यूम जो है पूरे कमरे में वो गैस पूरी समान रूप से वितरित हो जाएगा पूरे कमरे में। तो उसका वॉल्यूम हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ना तो उसको शेप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ अभी तो पानी हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे सॉलिड था, सॉलिड को अगर हम लोग ले रहे थे तो उसका शेप क्या है, डिफाइन है, जैसे ये चीज़ डिफाइन है। लेकिन अगर ये इसी जगह पे हम गैस अगर छोड़ दें, इतना ले ले, तो ये हम पकड़ नहीं पाएंगे, पूरा कमरा में वो आराम समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, गैस बोल देते हैं, जिसमें ये 2 प्रॉपर्टी दोनों ही डिफाइन नहीं होती है। हम लोग उसे क्या बोलते थे, गैस। जैसे वॉल्यूम, उसे मापा भी नहीं जा सकता कि हम लोग लीटर या किसी चीज़ से माप ले, उसे मापा भी नहीं जा सकता। बस उसे एकत्रित करके हम लोग ओजन के हिसाब से उसका अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ इतना है, तो उसको केजी के हिसाब से तौलते हैं और किसी चीज़ में रख के, अगर 1 किलो गैस है तो पूरे सिलेंडर को ऑक्यूपाई करके रखेगा, ना कि खाली हुए एक जगह पड़ा रहेगा। लिक्विड था सीधे नीचे रहता है, उसके शेप ले लेता है और नीचे रहता है, लेकिन गैस है पूरे सिलेंडर में एक समान रूप से वितरित रहेगा। तो जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफाइन नहीं है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। अब तीसरी चीज़ देखते हैं हम लोग इसके इमेजेस को। जैसे अभी हमने समझाया आप लोगों को सॉलिड पे क्या है, ये बच्चा खड़ा है, ये बच्चा जब खड़ा है सॉलिड पे, सॉलिड क्या अपना आकार चेंज किया, नहीं चेंज किया। तो यहाँ जो चीज़ आकार जिसकी आकार डिफाइन होती है वो चीज़ जल्दी चेंज नहीं होती है। जब वो चीज़ चेंज नहीं होती है तो हम उसे सॉलिड में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चा खड़ा है और इसका आकार बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। जब इसका आकार बिल्कुल चेंज नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोल दिए, इसको सॉलिड बोल दिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर आइए, जैसे यहाँ पर देखिए वाटर लिया,
वाटर को अगर फर्श पे डाला तो फर्श पे क्या हो गया, पूरी तरह से फैल गया। जब पूरी तरह से फैल गया और जो फर्श का शेप था उसी शेप में आ गया पानी, और जब उस शेप में आ गया इसका क्या हुआ, शेप निश्चित नहीं है। हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि इसका शेप निश्चित नहीं है। जब इसका शेप निश्चित नहीं है लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, ये फर्श पे उतना मात्रा में फर्श पे उतनी मात्रा में वितरित हो गया जितना था, तो हम इसके क्या है वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, वॉल्यूम को इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं लेकिन इसके शेप को डिफाइन नहीं कर सकते तो ये क्या हो गया, लिक्विड, ये लिक्विड हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही इसने गैस को डाला तो ना तो एक फर्श पे गिरा और ना तो ये वहाँ पर पड़ा रहा, ये सीधे क्या हुआ, ऊपर की तरफ उड़ने लगा और पूरे वायुमंडल का शेप गेन कर लिया। जब पूरे वायुमंडल का शेप गेन कर लिया तो इसका ना तो शेप डिफाइन है और ना ही वॉल्यूम, इसे मापा भी नहीं जा सकता क्योंकि वायुमंडल में चला गया और वायुमंडल में जाके मिक्स हो गया। वायुमंडल में जब मिक्स हो गया तो हम कहाँ मापने जाएंगे इसका वॉल्यूम, ना तो इसको वॉल्यूम डिफाइन है ना ही इसका शेप डिफाइन है। एक जगह एकत्रित करके इसको वजन या कुछ कर सकते हैं जिससे इसको कुछ डिफाइन हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या किस में कंसीडर कर लिए, गैस में कंसीडर कर लिए। इस तीनों इमेजेस से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग बात करने चल रहे हैं केमिकल कंपोजिशन पे। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, जैसे हम लोग लकड़ी यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ रख दीजिए और ठंडक में हम लोग क्या करते हैं उसमें आग लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर है कुछ लकड़ियाँ रख देते हैं और इसमें क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। जब आग लगाएंगे हम लोग तो ये क्या करेगा, जलने लगेगा। जब ये जलने लगेगा तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगी यहाँ पर, और ये जो रिएक्शंस होगी उससे हमें कुछ एनर्जी मिलेंगी और इसी चीज़ को जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेस या केमिकल कंपोजिशन। लकड़ी जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि हम लोग शुगर को जलाते हैं। अगर शुगर को जलाते हैं तो उसको क्या होता है, उसमें जो शुगर होता है और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके वो क्या एक रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, शुगर प्लस O2 से उसके बाद यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो यहाँ पर क्या निकलता है, CO2 निकलता है। यहाँ पर CO2 रिलीज होता है, उसके बाद जब CO2 रिलीज होता है इसके प्लस एनर्जी, यहाँ फिर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ये दो चीज़ जब रिलीज होते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। क्योंकि यहाँ पर देखिए शुगर था, इसका प्रॉपर्टीज कुछ अलग थे। इसके जैसे शुगर क्या होता है, हम लोग घर में उपयोग करते हैं शुगर का, तो हमें क्या लगता है, मीठा लगता है। जब वो मीठा लगता है तो अब यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन से कंबाइन किया। ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो इसके सारे बांड टूट गए और सारे बांड टूट के किस में कन्वर्ट हो गए, CO2 एक गैस है। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी सीधा एकदम चेंज हो गई। यहाँ इसके जो गुणधर्म थे यहाँ चेंज हो गए, लेकिन यहाँ पानी का गुणधर्म फिजिकल स्टेट में पानी के कोई चेंजेस नहीं हुए। उसके स्वाद जैसा था वैसा टेस्टलेस ही स्वाद था, सब कुछ सारी प्रॉपर्टी सेम थी। केमिकल प्रॉपर्टी जो भी थी उसकी सारी सेम थी, खाली उसके फिजिकल स्टेट चेंज हो रहे थे, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। बाकी और कोई चेंज नहीं हो रहा था, उसका स्वाद और जो भी था सब सेम था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, शुगर मीठा था, यहाँ पर O2 से इसने रिएक्शन किया, यहाँ रिएक्शन करने के बाद इसने क्या दिया, CO2 दिया। CO2 से और प्लस एनर्जी को इसने रिलीज किया। जब ये दो चीज़ हो गए इसमें, तो अगर हम CO2 का स्वाद देखेंगे और इसका स्वाद देखेंगे तो दोनों एकदम डिफरेंट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इन दोनों में कोई मैचिंग नहीं होगा। जब इन दोनों में कोई मैचिंग नहीं होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। तो जब मैटर किसी अदर मैटर से मिलके अपने आप को वो करता है तो उसके सारे प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ नहीं होता है, खाली उसके स्टेट चेंज होते हैं, बाकी प्रॉपर्टी सारी सेम रहती हैं। लेकिन जब केमिकल देखते हैं, केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, तो उसमें प्रॉपर्टी और सब कुछ चेंज हो जाता है, गुणधर्म उसका हर एक चीज़ चेंज हो जाता है। जो यहाँ था इसका मीठा स्वाद था, यहाँ ऑक्सीजन से बाइंड किया, यहाँ CO2 बनाया प्लस एनर्जी। लेकिन यहाँ पर जाएंगे तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा इस साइड, प्रोडक्ट साइड में, जो यहाँ हमें रिएक्टेंट साइड में मिल रहा था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन। इट मे बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स।
केमिकल कंपोजिशन को फिर फर्दर हम लोग 2 टाइप में कंसीडर करते हैं, जैसे कि एक हो गया प्योर सब्सटेंस, दूसरा हो गया मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं जैसे कि उसमें कोई किसी प्रकार की कोई मिक्सिंग ना हो, इसमें कंपाउंड होता है और दूसरा एलिमेंट होता है। एलिमेंट और कंपाउंड को इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि समान मात्रा में और फिक्स रेशियो में मिलाते हैं, जिससे वहाँ पर कोई और चीज़ बचता नहीं है, तो वो एक प्योर होता है। और जो एटम होते हैं वो भी एकदम प्योर होते हैं, एटम को हम लोग प्योर में गिनते हैं। मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। इसको आगे जैसे देखिए हम लोग एक ही प्रकार के अगर एटम को अगर रिपीट करके रखते हैं, जैसे कि एक जगह हाइड्रोजन या अन्य किसी एलिमेंट को रख दें, तो उसको हम लोग फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते कि इसमें अलग प्रॉपर्टी इसमें अलग प्रॉपर्टी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। जब समान रूप के सारे हों तो उसको हम लोग प्योर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ मटेरियल में कैन नॉट बी सेपरेटेड सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। हम फिजिकल मेथड से इसको नहीं जान सकते कि ये क्या है, अलग अलग हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे इसमें आता है एग्जांपल में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ETC, जितने भी एटम होते हैं सब कुछ प्योर होता है। और कंपाउंड HCl, H2O, CO2, ETC। HCl है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर HCl है, HCl में क्या है, ये सेम प्रकार के हैं। यहाँ पर इसके जो गुणधर्म है वो इस सभी HCl का यही गुणधर्म होगा। तो अगर हम यहाँ पर HCl की बॉटल रखे हैं और यहाँ पर इसमें HCl भरे हैं, तो इसके सारे अगर फिजिकल गुणधर्म देखे जाएंगे, मतलब फिजिकल किया जाएगा, सबका सेम आएगा। तो इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, प्योर है, ये प्योर है। और दूसरी चीज़ जब हम लोग देखने चलते हैं, ये तो प्योर हो गया। यहाँ पर देखते हैं एलिमेंट। प्योर में सबसे पहले हम लोग जिसे पढ़ते हैं उसका नाम है एलिमेंट। एलिमेंट, द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मतलब एक ही प्रकार के जो एटम को कंटेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। इट इज़ क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स डिपेंड अपॉन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से वो डिपेंड करते हैं। मेटल, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्टैनर आदि जो हैं सब क्या है, एलिमेंट है। और उसको नॉन मेटल ETC जो भी सारे मतलब पीरियोडिक टेबल में जो भी खुद को रिपीट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जैसे बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं, इट इज़ कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट और एटम बट इन ए फिक्स रेशियो। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है, फिक्स रेशियो। ये जो पाए जाते हैं ये फिक्स रेशियो में ही रहते हैं, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। किसी भी मिक्सचर जो इसका रेशियो एकदम फिक्स होता है हम लोग उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इनका फिक्स रेशियो, इसीलिए हम इसे प्योर में भी काउंट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे HCl, H2O, H2SO4, HClO4, ETC जो भी सारे हैं कंपाउंड, वो क्या है, प्योर होते हैं और उनका रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है, वो कहीं भी डिफाइन किया जा सकता है। तो कंपाउंड जो होते हैं वो फिक्स रेशियो में, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मिक्सचर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहते हैं, जैसे मिक्सचर ए मटेरियल विच इन कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड विच आर मिक्सड इन एनी रेशियो बाय वेट। मतलब जब हम किसी को वेट के हिसाब से उसमें मिक्स कर, किसी चीज़ में मिक्स कर, जैसे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में क्या करते हैं, हम लोग पानी डालते हैं। अब इसमें पानी जब डालते हैं तो इसके बीच में कुछ अंतराणविक स्थान होते हैं, इंटरस्पेशियल स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जब उसके मॉलिक्यूल के बीच में कुछ स्पेस होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से यहाँ अब जब कोई चीज़ बचेगा तो ये क्या, इतना जो है एक स्पेस बच गया। ये स्पेस जो होता है इसी को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। जब इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में अब हम इस पर क्या करते हैं, एक शुगर ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है
शुगर है। अब इसको जब यहाँ पर हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके जब इसको हम लोग घोलेंगे तो ये शुगर क्या है, इसी में गायब हो जाता है। जब ये शुगर इसमें गायब होता है तो हम लोग इसी को कहते हैं, मतलब शुगर घुल गया। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं आप लोग, तो इसको बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि इसे कहते क्या है। तो जैसे कि देखिए, जब इसको हम लोग शुगर को घोलेंगे तो उससे पानी का बैलून सेम रहेगा, लेकिन शुगर क्या है, गायब हो जाएगा इसमें से। जब शुगर इसमें से गायब हो जाएगा तो क्या इस शुगर कहाँ चला जाएगा, इसके इंटर स्पेशियल स्पेस में चला जाएगा, और यहाँ पर एक हमें मीठा शरबत मिलेगा जिसे हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। और शुगर में और भी, शरबत में और भी चीज़ें हम फर्दर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर नींबू, अपने टेस्ट के अनुसार लोग अलग अलग चीज़ें ऐड करते हैं, तो भी क्या होता है, एक प्रकार का मिक्सचर ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, एनी रेशियो बाय वेट, वेट के हिसाब से हम यहाँ का क्या यूज करते हैं, कोई भी चीज़ आपस में मिलाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट्स। दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल एंड फिजिकल मेथड। इसको सेपरेट कर सकते हैं सिंपल एंड फिजिकल मेथड से। यहाँ पर देखिए इसके टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सर में दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं। फर्स्ट जो होता है होमोजीनियस होता है, सेकंड जो होता है हेट्रोजीनियस होता है। तो फर्स्ट में हम लोग पहले क्या देखे हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब एक, इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। अभी हमने बताया इस बीकर में क्या लेते हैं, पानी। जब हमने पानी लिया इसमें और इसमें शुगर को डाला, यहाँ पर जो शुगर था उसको जब हमने डाला इसमें, तो एक मतलब समय तक इसमें क्या होगा, शुगर गायब होता जाएगा, शुगर एकदम खुल जाएगा। एक समय तक जब तक हम खोलेंगे इसमें क्या होगा, शुगर खुल जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इसमें शुगर घुलना बंद हो जाएगा। जब इसमें शुगर घुलना बंद हो जाएगा तो इससे ये पता चला कि इसके सारे इंटर स्पेशियल स्पेस बंद हो चुके हैं। तो अगर हम फिक्स रेशियो में अगर हम इतना जान के डालें कि जितना इसमें घुल जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस के कैटेगरी में रखेंगे कि हमें इतना ही मिलाना है ताकि हमें अच्छा टेस्ट मिले। जैसे हम लोग घरों में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं तो हम लोग क्या नमक कितना डालते हैं, उसका एक फिक्स रेशियो होता है। मसाला कितना डालते हैं, उसका फिक्स रेशियो होता है। जितने भी कंपोनेंट डालते हैं उसको एक फिक्स रेशियो में डालते हैं कि हमें इतने लोगों का खाना बनाना, हमें इतना ही डालना है। तो जब ये हम बनाते हैं, ये चीज़ बनाते हैं, तो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन के रूप में ही होता है। तो क्योंकि हमें फिक्स बनाते हैं और उसका जब फिक्स डालते हैं तो हमें एक अलग प्रकार का स्वाद मिलता है जो हमें चाहिए होता है, हम उस हिसाब से उस चीज़ में डालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल, वाटर, साल्ट वाटर प्लस शुगर। एक मिनट, यहाँ पर जब हम लोग डालते हैं तो जैसे देखिए वाटर प्लस साल्ट मिला दिए तो क्या साल्टी वाटर हो गया। जैसे समुंदर का पानी है, अगर खारा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वाटर प्लस शुगर मिला दें तो कैसा मीठा स्वाद, शरबत हो जाएगा। अगर इसमें कुछ और ऐड कर दे तो वाटर प्लस अल्कोहल। वाटर प्लस अल्कोहल आप लोग देखते हैं कितना यूज करते हैं, लोग बनाते हैं वाटर प्लस साल्ट को मिलाते हैं तो क्या वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हमें मिलता है। और वाटर प्लस शुगर को अगर ऐड करते हैं तो हमें जब मिलता है, हम एक फिक्स रेशियो में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो एक होमोजीनियस मिलता है। लेकिन हम लोग देखने चलते हैं हेट्रोजीनियस को। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्मली, जिसमें कोई मतलब नॉन यूनिफॉर्मली जब हम लोग मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे वाटर, सैंड, वाटर, ऑयल, ब्लड एंड पेट्रोल ETC जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रकार के अलग अलग कंपोनेंट मिले होते हैं जिसका हमें कोई रेशियो पता नहीं होता है। जैसे हम लोग लेते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हम लोग क्या करते हैं, विदेश से इंपोर्ट कराते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग क्या ले लिए, क्रूड ऑयल ले लिए।
क्रूड ऑयल जब हम लोग विदेश से इंपोर्ट कराते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एक चैम्बर में भेजते हैं। इसके हर एक पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो यहाँ जब भेजते हैं तो यहाँ पर कोई एक प्रकार के ऑयल एकत्रित होते हैं, यहाँ पर दूसरे, यहाँ पर तीसरे, इस प्रकार से हम लोग उसका रिफाइनरी करते हैं। तो जो क्रूड ऑयल होता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, कई प्रकार के ऑयल्स का और गैसेस का मिक्सचर होता है। वो क्या होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं। जैसे हमारे जामनगर में होता है बहुत बड़े पैमाने पे क्रूड ऑयल का रिफाइनरी लगा है। तो हम ये जो है हेट्रोजीनियस है, वो कई प्रकार के और अनिश्चित मात्रा में जो मिले होते हैं, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। इसी के साथ देखते हैं हम लोग यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस। जैसे देखिए गोल्ड क्या है, सॉलिड में है, और हीरा डायमंड क्या है, सॉलिड है। यहाँ पर देखिए हम लोग इस मिक्सचर में मिलाते हैं, यहाँ क्या है, पानी है, यहाँ नमक है, यहाँ नींबू है। अगर तीनों मिला देंगे तो एक क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। थैंक यू, आपने यहाँ तक साथ दिया, वीडियो देखे। एंड अगर आप लोग कमेंट और करिएगा जैसा भी हो आपको फीडबैक लगे।